नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है मौर्य साम्राज्य के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में और आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डालेंगे मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी दूसरी क्लास है। यानी कल की क्लास में हमने जाना था बिंदुसार के बारे में जाना था, जो कि 298 बीसी में गद्दी पर बैठते हैं और 273 बीसी तक जो है रहते हैं। इनके अन्य नाम अमित्रघात, बारीसार, भद्रसार, ये इनके अन्य नाम थे। और साथ ही दोस्तों इनके दरबार में कौन आया था, तो डायनोसियस आया था और साथ ही दोस्तों डायमेकस आया था। साथ ही तक्षशिला में जो है इनके समय विद्रोह हुआ था और पहला विद्रोह जो है यहाँ की जनता ने जो है बिंदुसार के शासन के खिलाफ जो है किया था। और इस विद्रोह को दबाने के लिए जो है सुसीम को भेजा गया था और साथ ही दोस्तों अशोक को जो है भेजा गया था। और दूसरी बार जो है इस विद्रोह को दबाने के लिए सुसीम व अशोक को जो है भेजा गया था। और साथ ही दोस्तों बिंदुसार के दो पुत्र थे, सुसीम और अशोक। और इसके समय प्रधानमंत्री कौन थे, चाणक्य थे। और साथ ही दोस्तों बिंदुसार ने जो अपना उत्तराधिकारी सुसीम को बनाया था। लेकिन कहा जाता है कि अशोक ने जो है अपने 99 भाइयों की हत्या करके जो है स्वयं गद्दी पर बैठा उत्तराधिकार के युद्ध में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम जानने वाले हैं सम्राट अशोक के बारे में। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे सम्राट अशोक। सम्राट अशोक की यदि बात की जाए तो ये गद्दी पर कब बैठते हैं दोस्तों, 269 बीसी से लेकर 232 बीसी तक जो है गद्दी पर जो है रहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इनके जन्म की यदि बात करते हैं तो 304 बीसी में इनका जन्म हुआ था। कब दोस्तों, 304 बीसी में इनका जन्म हुआ था। और यहाँ पे हम माता की यदि बात करते हैं, माता कौन थी, शुभद्रांगी। याद रखें दोस्तों, शुभद्रांगी। तो ये शुभद्रांगी जो है इनकी माता थी, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों पिता की। पिता कौन थे, बिंदुसार थे। कौन थे दोस्तों, पिता बिंदुसार जो है अशोक के पिता थे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अशोक को जो है किन अभिलेखों में जो है जाना जाता है, यानी अशोक नाम जो है किन अभिलेखों में मिलता है। तो इन सभी के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो लिखेंगे दोस्तों, यानी अशोक के नाम जो है किन अभिलेखों में मिलते हैं और साथ ही दोस्तों अशोक का अन्य नाम क्या है, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों अशोक का अन्य नाम है देवनाम प्रियदर्शी। तो देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी सम्राट अशोक को जाना जाता है। तो लिखेंगे अशोक का अन्य नाम। अशोक के अन्य नाम की यदि बात की जाए, देवनाम प्रिय, याद रखें दोस्तों, देवनाम प्रियदर्शी। देवनाम प्रियदर्शी ये किसका नाम है, तो ये अशोक का नाम है। ये पूछा जाता है एग्जाम में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे सम्राट अशोक के नाम किन अभिलेखों में मिले हैं। अशोक के नाम किन अभिलेखों में मिले हैं। तो अब दोस्तों अभी अभिलेखों के बारे में भी जानेंगे। ये अभिलेख होते क्या हैं, तो किन अभिलेखों में जो है मिले हैं। तो किन अभिलेखों में जो है मिले हैं, तो ये आप यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों, सबसे पहले है दोस्तों मास्की अभिलेख। मास्की अभिलेख की यदि बात की जाए तो ये मास्की अभिलेख कहाँ पे है दोस्तों, कर्नाटक में। मास्की अभिलेख की यदि बात की जाए तो ये मास्की अभिलेख कहाँ पे है, कर्नाटक में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं गुर्जरा अभिलेख कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में है। ये है दोस्तों कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, फिर आते हैं दोस्तों नेटूर अभिलेख कहाँ पे है, तो ये भी जो है कर्नाटक में। ये भी कर्नाटक में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं उदय गोलान अभिलेख की यदि बात की जाए तो ये उदय गोलान अभिलेख कहाँ पे है, तो ये भी कर्नाटक में। कहाँ पे दोस्तों, कर्नाटक राज्य में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके स्वयं गद्दी पर बैठा था, यानी उत्तराधिकार के युद्ध की यहाँ पे हम बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, फिर अच्छे से जानेंगे।
यानी अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके स्वयं गद्दी पर बैठा था। स्वयं गद्दी पर बैठा था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, जब ये गद्दी पर बैठा था तो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। उत्तराधिकार का युद्ध। उत्तराधिकार के युद्ध की यदि बात की जाए तो ये 4 वर्ष तक चला था। कब तक दोस्तों? 4 वर्ष तक चला। कितने वर्ष तक चला था? तो ये 4 वर्ष तक जो है चला था। यानी 273 BC से लेकर 269 BC तक जो है चला था। और इसी 269 BC में जो है अशोक गद्दी पर बैठा था। याद रखें दोस्तों, अशोक गद्दी पर बैठा था। गद्दी पर बैठा, यानी अशोक गद्दी पर कब बैठा था? 269 BC में जो है गद्दी पर बैठा था। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये सारे पॉइंट जो है आपको अच्छे से याद हो जाएं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, सम्राट अशोक 269 BC में गद्दी पर बैठते हैं और 232 तक जो है गद्दी पर रहते हैं। इनका जन्म 304 BC में हुआ था। माता की बात की जाए तो शुभद्रांगी इनकी माता थी। पिता कौन थे दोस्तों? बिंदुसार जो इनके पिता थे। कौन दोस्तों? बिंदुसार की यदि बात की जाए तो बिंदुसार इनके पिता थे। अब अशोक का अन्य नाम, यानी अशोक को जो है किस अन्य नाम से जाना जाता है? देवनाम प्रियदर्शी के नाम से। किस नाम से? देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जो है जाना जाता है। और साथ ही दोस्तों अशोक के नाम जो है किन अभिलेखों में मिले हैं? तो मास्की अभिलेख कर्नाटक में, गुर्जर अभिलेख मध्य प्रदेश में, नेट्टूर अभिलेख कर्नाटक, उदयगुलान कर्नाटक। तो इन अभिलेखों में जो है अशोक का नाम मिला है। दोस्तों अभिलेख क्या होता है? अभिलेखों का मकसद होता है, यानी राजा जो है अपने संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए जो है इन अभिलेखों को जो है जारी कराता है। तो ये आपको याद रखना है। और ये अभिलेख जो है चाहे इनको पत्थर पर लिख सकते हैं अपने संदेश, चाहे पत्थर पर, लोहे पर, तांबे पर या पेड़ के पत्तों पर, ये किसी पर भी जो है अपने संदेश लिखे जाते हैं, उनको अभिलेख जो है कहा जाता है। लेकिन शिलालेख की यदि बात की जाए तो शिलालेख केवल पत्थर पर लिखे जाते हैं। आगे हम शिलालेख के बारे में बात करेंगे कि अशोक के जो है 14 शिलालेख थे और उनमें किस किस के बारे में चर्चा की गई, तो हम आगे पढ़ेंगे। अशोक ने जो है दोस्तों उत्तराधिकार के युद्ध में अपने 99 भाइयों की हत्या करके स्वयं जो है गद्दी पर बैठा था। और उत्तराधिकार का युद्ध 4 वर्ष चला था। 273 BC से 269 BC तक जो है चला था। यानी अशोक गद्दी पर बैठा था 269 BC में। तो ये आपको याद रखना है। यानी इसका मतलब बिंदुसार के दोस्तों 100 पुत्र थे। तो ये कहा जाता है, लेकिन सुनने में एक काल्पनिक लगता है कि किसी व्यक्ति के 100 पुत्र कैसे हो सकते हैं। लेकिन ये जो है इतिहास में माना गया है कि अशोक जो है अपने 100 में से जो है 99 भाइयों की हत्या करके जो है दोस्तों गद्दी पर बैठा था। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं विष्णु पुराण। विष्णु पुराण की यदि बात करेंगे तो विष्णु पुराण में जो है अशोक वर्धन के नाम से जो है इसको दर्शाया गया है। तो लिखेंगे दोस्तों विष्णु पुराण। विष्णु पुराण की यदि बात की जाए तो दोस्तों विष्णु पुराण में जो है अशोक को अशोक वर्धन के नाम से दर्शाया गया। अशोक वर्धन के नाम से जो है बताया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे एक अभिलेख है भबरू अभिलेख, जो कि राजस्थान में है। तो अशोक ने जो है स्वयं को इस भबरू अभिलेख में जो है मगध का सम्राट बताया है। और साथ ही अशोक के अभिलेखों की खोज टी पेंथिलर ने की थी 1750 ईस्वी में। लेकिन इनको पढ़ा किसने था? इनको पढ़ा था 1837 में जो है जेम्स प्रिंसिप ने जो है इनको पढ़ा था। तो इनको जो है यहाँ पे अब लिखना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं भबरू अभिलेख। भबरू अभिलेख की यदि बात की जाए तो दोस्तों ये कहाँ पे है? राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। और इस भबरू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। मगध का सम्राट बताया था। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट किस अभिलेख में बताया था? तो ये भबरू अभिलेख में बताया था, जो कि कहाँ पे है? राजस्थान में है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अशोक के अभिलेखों को खोजा।
तो अभिलेखों को खोजा गया था किसके द्वारा, यानी किसने जो है इसके अभिलेखों को खोजा था, टी पैंथेलर ने, टी फैंथेलर ने, फैंथेलर, टी फैंथेलर के द्वारा जो है खोजा गया था 1750 ईस्वी में जो है खोजा गया था। अब दोस्तों इनको पढ़ा किसने था, यानी अब पढ़ने की यदि बात की जाए तो 1837 में इनको पढ़ा गया था। 1837 ईस्वी में जो है जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जेम्स प्रिंसेप ने जो है पढ़ा था। तो अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी, यानी अब अशोक के जो अभिलेख मिले थे इनकी भाषा क्या क्या थी। जैसे भारत में जो पाए गए थे उनकी ब्राह्मी लिपि थी, पाकिस्तान में जो पाए गए थे उनकी खरोष्टी लिपि थी, और यहाँ पे दो पाए गए थे मानसेरा और शहबाजगढ़ी। अफगानिस्तान में अरमाइक लिपि में पाए गए थे, और एशिया माइनर यानी जो तुर्की में पाए गए थे ये ग्रीक लिपि या यूनानी लिपि में थे। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे इनको लिखना स्टार्ट करते हैं। अशोक के अभिलेखों की भाषा, अशोक के अभिलेखों की भाषा। अशोक के अभिलेखों की भाषा की यदि बात की जाए तो जो भारत में मिले हैं दोस्तों उनकी ब्राह्मी लिपि, तो ये आपको याद रखना है। और जो पाक यानी पाकिस्तान में मिले हैं खरोष्टी लिपि में, खरोष्टी लिपि में। और यहाँ पे जो है दो मिले हैं, कौन कौन से, मानसेरा और शहबाज गढ़ी। याद रखें तो सब मानसेरा और शहबाज गढ़ी जो है मिले हैं। साथ ही अफगानिस्तान में मिले वह जो है अरमाइक लिपि में थे, अरमाइक लिपि में। दोस्तों कौन सी लिपि में, अरमाइक लिपि में थे। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं एशिया माइनर यानी तुर्की में जो मिले हैं वह किस लिपि में थे। तो जो एशिया यानी तुर्की में मिले हैं वह ग्रीक या यूनानी लिपि में थे, ग्रीक या यूनानी लिपि में थे। किस लिपि में, ग्रीक या यूनानी लिपि में थे। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यानी इन अभिलेखों को यानी जनता तक अपने संदेशों को पहुँचाने के लिए या भेजने के लिए अभिलेखों एवं शिलालेखों का प्रयोग जो है किया गया था। तो लिखेंगे दोस्तों जनता तक अपने संदेशों को भेजने के लिए अभिलेखों एवं शिलालेखों का प्रयोग किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं तो इनका रिवीजन कर लेते हैं, और इसके बाद जो हम कलिंग युद्ध के बारे में जानेंगे कि कलिंग युद्ध जो है अशोक के राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद जो है लड़ा गया था, और कलिंग युद्ध के बाद जो है सम्राट अशोक ने जो है भेरी घोष की नीति छोड़कर जो है धम्म घोष की नीति जो अपना ली थी। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं विष्णु पुराण की यदि बात करते हैं तो इसमें जो है सम्राट अशोक को अशोक वर्धन के रूप में जो है यानी नाम से दर्शाया गया है। भब्रू अभिलेख की यदि बात करते हैं तो ये राजस्थान में है, और इस अभिलेख में जो है सम्राट अशोक ने जो है स्वयं को मगध का सम्राट कहा था। यानी जो भब्रू अभिलेख है इसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट जो है बताया था। तो ये आपको याद रखना है। और इसके अभिलेखों को किसने खोजा था, टी पैंथेलर ने खोजा था 1750 ईस्वी में। लेकिन इनको अभिलेखों को, ये जो अशोक के अभिलेख थे इनको पढ़ा किसने था, 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जो इनको पढ़ा गया था। और अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी, जो भारत में है वह ब्राह्मी लिपि में थे, जो पाकिस्तान में पाए गए खरोष्टी लिपि में, और यहाँ पे मानसेर और शहबाजगढ़ी पाए गए थे। अफगानिस्तान में अरमाइक लिपि में, एशिया माइनर या तुर्की में ग्रीक या यूनानी लिपि में जो है मिले थे। तो ये आपको याद रखना है। और इन अभिलेखों की यदि बात की जाए तो इनका मकसद यानी एम क्या था, इनका उद्देश्य क्या था।
तो जनता तक जो है अपने संदेशों को भेजने के लिए अभिलेखों एवं शिलालेखों का प्रयोग किया गया था। अभिलेख की बात की जाए तो ये पत्थर पर लिखे जाते थे, लोहे पर, तांबे पर, पेड़ों के पत्ते पर जो है अपने संदेश लिखे जाते थे। लेकिन शिलालेख की यदि बात की जाए तो ये शिलालेख केवल पत्थर पर जो है लिखे जाते थे। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेंगे कलिंग, कलिंग युद्ध। तो कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? कलिंग युद्ध की यदि बात की जाए, कलिंग युद्ध 261 BC में लड़ा गया था। 261 BC में जो है लड़ा गया था, यानी सम्राट अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद जो है लड़ा गया था। तो दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद कलिंग युद्ध हुआ था। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद कलिंग युद्ध हुआ। कलिंग युद्ध जो है हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों ये कलिंग की यदि बात की जाए तो ये वर्तमान में कहाँ पे है? कलिंग वर्तमान में कहाँ पे है दोस्तों? वर्तमान ओडिशा में पड़ता है कलिंग। कहाँ पे? वर्तमान ओडिशा में जो है पड़ता है। तो ये आपको याद रखना है। और यदि कलिंग की राजधानी की यदि बात की जाए, राजधानी क्या थी? तोसली। राजधानी क्या थी? तोसली थी। याद रखें दोस्तों, राजधानी की यदि बात की जाए तो इसकी राजधानी थी तोसली। और यहाँ पर इस समय राजा कौन थे? पद्मनाभ। याद रखें दोस्तों, राजा कौन थे? पद्मनाभ जो है राजा थे जब अशोक ने जो है कलिंग पर आक्रमण किया था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, ये युद्ध जो है किस नदी के किनारे लड़ा गया था? दया नदी के किनारे लड़ा गया था। दया नदी के किनारे लड़ा गया था। कलिंग युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? दया नदी के किनारे लड़ा गया था। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं अशोक की नीति के बारे में। अशोक की नीति क्या थी? अशोक की नीति थी वैरी घोष की नीति। वैरी घोष की नीति। अब वैरी घोष की नीति की यदि बात की जाए तो इसका अर्थ है दोस्तों यानी युद्ध की नीति। वैरी घोष की नीति जो है अशोक अपनाता था, यानी युद्ध की नीति जो है अपनाता था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक ने यानी उसने धम्म घोष की नीति जो अपना ली थी। लिखेंगे कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धम्म घोष की नीति अपना ली थी। धम्म घोष की नीति अपना ली थी। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों धम्म घोष की नीति का मतलब होता है शांति की नीति। तो दोस्तों पहले इसकी थ्योरी लिख लेते हैं, फिर अभी इसको अच्छे से समझेंगे कलिंग युद्ध के बारे में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी इस युद्ध के बाद जो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। किसको दोस्तों? बौद्ध धर्म को जो है अपना लिया था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की प्रेरणा अपने भतीजे निर्ग्रोध से ली। बस शिक्षा की बात की जाए तो उपगुप्त से जो है शिक्षा ली थी। तो दोस्तों इस पॉइंट को लिख लेते हैं, यानी बौद्ध धर्म की शिक्षा, बौद्ध धर्म की प्रेरणा की बात की जाए तो बौद्ध धर्म की प्रेरणा अपने भतीजे निर्ग्रोध से याद रखेंगे दोस्तों, निग्रोध से जो है ली थी। अब दोस्तों यहाँ पे निग्रोध से ली, और यहाँ पे अब बात करते हैं वह शिक्षा किससे ली थी? उपगुप्त से जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। तो यह आपको याद रखना है। तो दोस्तों अभी इसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर अशोक की पत्नियों के बारे में और इसकी संतानों के बारे में जानेंगे।
तो दोस्तों कलिंग युद्ध की यदि बात की जाए तो ये 261 BC में जो है लड़ा गया था। राज्याभिषेक के बाद की बात की जाए तो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद जो है लड़ा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और वर्तमान में ये कलिंग कहाँ पे पड़ता है? वर्तमान में उड़ीसा में पड़ता है कलिंग। राजधानी की बात की जाए तो तोसली इस समय राजधानी थी। राजा थे पद्मनाभ। और दया नदी के किनारे जो है ये युद्ध लड़ा गया था, कलिंग का युद्ध अशोक के बीच और पद्मनाभ के बीच। अब दोस्तों अशोक की नीति की यदि बात की जाए तो अशोक की नीति थी भैरी घोष की नीति। और भैरी घोष की नीति मतलब युद्ध की नीति। अब कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक ने धम्म घोष की नीति अपना ली, मतलब शांति की नीति जो है अपना ली थी। इस युद्ध के बाद जो है अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध धर्म की प्रेरणा अपने भतीजे निर्ग्रोध से ली। और शिक्षा की बात की जाए तो उपगुप्त से जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। अब दोस्तों ऐसा क्या हुआ था कि कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक ने एकदम जो है शांति की नीति अपना ली। तो दरअसल हुआ क्या था दोस्तों, यानी जो इसका भतीजा था निर्ग्रोध, जो कि सुसीम का बेटा था, तो इससे जो है अशोक रोज मिलता था। और ये निर्ग्रोध जो है अशोक को बौद्ध धर्म की जो है प्रेरणा देता था। अब जैसे धीरे धीरे जो है अशोक पर बौद्ध धर्म का जो है प्रभाव पड़ने लगा था। लेकिन अब जैसे ही जो है दोस्तों कलिंग युद्ध हुआ तो अशोक ने देखा कलिंग युद्ध में जो है लगभग 1 से 1.5 लाख व्यक्ति जो है मारे गए थे। तो इस बात को लेकर जो है अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, क्योंकि धीरे धीरे उस पर जो है बौद्ध धर्म का असर हो रहा था। और बौद्ध धर्म में जो है दोस्तों हिंसा नहीं करना है, लेकिन अशोक की नीति थी युद्ध की नीति। तो इस कारण जो है जब उस पर धीरे धीरे बौद्ध धर्म का असर होने लगा और इसने देखा कि इस कलिंग युद्ध में जो है इतने सारे लोग मारे गए हैं, तो इसी कारण जो है इसका हृदय परिवर्तन हो गया। और इसके बाद जो इसने युद्ध की नीति छोड़कर जो है धम्म घोष की नीति अपना ली थी, यानी शांति की नीति। और इसके बाद जो है दोस्तों अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और साथ ही क्वेश्चन पूछा जाता है अशोक ने जो है बौद्ध धर्म की प्रेरणा किससे ली थी? अपने भतीजे निर्ग्रोध से। लेकिन शिक्षा की बात की जाए तो उपगुप्त से जो है शिक्षा ली थी, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अशोक की पत्नियों के बारे में, यानी अशोक की पत्नी कौन कौन थी। जैसे देवी, तो इसकी संतानें थी महेंद्र, संघमित्रा, चारुमती। एक थी इसकी पत्नी कारुबाकी, जिसकी संतान थी तीवर। और एक थी दोस्तों पद्मावती, और इसकी संतान थी कुणाल। और यही जो है अशोक का उत्तराधिकारी जो है बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पे लिख लेते हैं अशोक की पत्नी। अशोक की पत्नी, अशोक की पत्नी की यदि बात की जाए तो कौन, यानी देवी जो है अशोक की पत्नी थी। और इनकी संतान है महेंद्र, संघमित्रा, चारुमती, और यदि दूसरी पत्नी की बात की जाए तो कारुबाकी अशोक की दूसरी पत्नी थी। और इसकी संतान की यदि बात की जाए तो इसकी संतान थी तीवर। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं तीसरी पत्नी थी पद्मावती। पद्मावती की यदि बात की जाए तो इसकी संतान थी कुणाल। और यही कुणाल है जो कि अशोक का उत्तराधिकारी बनेगा। याद रखें दोस्तों, उत्तराधिकारी कौन बना था अशोक के बाद? कुणाल जो है बना था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था, तक्षशिला में किसको भेजा था, और साथ ही हिमालय क्षेत्र में जो है किसको भेजा था। तो इन सभी के बारे में लिख लेते हैं यहाँ पे। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए लिखेंगे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने भेजा। तो अशोक ने कहाँ पर जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ और किसको जो है भेजा गया था, तो इन सब बातों को देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले श्रीलंका में जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है किसको भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा को। महेंद्र व संघमित्रा को जो है भेजा था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं तक्षशिला क्षेत्र में, यानी तक्षशिला क्षेत्र की यहाँ पे हम बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है मज्झांतिक को, किसको दोस्तों? मज्झांतिक को जो है भेजा था। मज्झांतिक को तक्षशिला क्षेत्र में जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा गया था। और यदि बात करते हैं दोस्तों हिमालयी क्षेत्र की, हिमालयी क्षेत्र, यानी जो हिमालयी क्षेत्र यहाँ पर जो है मज्जिम को भेजा था। मज्जिम को जो है हिमालयी क्षेत्र में भेजा था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं
यानी भारत में जो है सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रारंभ किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रयोग, शिलालेखों का प्रयोग किसने किया था दोस्तों? प्रयोग नहीं, प्रारंभ की बात हो रही है यहाँ पे। शिलालेखों का प्रारंभ किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। अशोक ने करवाया। किसने दोस्तों? अशोक ने जो है करवाया था। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अशोक के अभिलेख देख लेते हैं। यानी अशोक के अभिलेख की यदि बात की जाए तो अशोक के शिलालेख कितने थे? तो लिखेंगे दोस्तों अशोक के शिलालेख, यानी जो पत्थरों पर लिखवाए गए थे। तो अशोक के शिलालेख की यदि बात की जाए तो अशोक के 14 शिलालेख थे। और यहाँ पे हम बात करते हैं स्तंभ लेख की, मतलब जो कि पिलर यानी स्तंभ पर लिखवाए जाते थे। तो ये 7 थे दोस्तों। इस प्रकार जो है ये पिलर होता था, पिलर यानी स्तंभ होता था। ये क्या है दोस्तों? स्तंभ। तो इन पर जो है लिखवाए जाते थे। याद रखें दोस्तों, इन पर जो है लिखवाए जाते थे। अब यहाँ पे बात करते हैं गुहालेख की यदि बात की जाए तो 3 गुहालेख थे। गुहालेख से मतलब होता है दोस्तों जो कि गुफाओं में जो है लिखवाए जाते थे। तो दोस्तों अब इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों अशोक की पत्नी। अशोक की पत्नियाँ कितनी थी? 3 पत्नियाँ थी। पहली थी देवी, जिनकी संतान है महेंद्र, संघमित्रा और चारुमती। फिर है दोस्तों कारुबा की, जिनकी संतान तीवर है, पद्मावती, जिनकी संतान है कुणाल। और यही जो है अशोक के बाद गद्दी पर बैठता है, यानी अशोक का उत्तराधिकारी बनता है कुणाल। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था? तक्षशिला और हिमालय क्षेत्र में किन किन को जो है भेजा था? तो दोस्तों श्रीलंका की यदि बात की जाए तो श्रीलंका में जो है अशोक ने महेंद्र को भेजा था। और यदि बात की जाए संघमित्रा और महेंद्र को श्रीलंका जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था अशोक ने। तक्षशिला क्षेत्र की यदि बात की जाए तो इस क्षेत्र में जो है मध्यांतिक को जो है भेजा था। हिमालय क्षेत्र में अशोक ने मध्यम को भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अब दोस्तों भारत में जो है सर्वप्रथम शिलालेखों का यानी पत्थरों पर लिखवाना शुरू का प्रारंभ किसने किया था? अशोक के द्वारा जो है भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रारंभ जो है करवाया गया था। अब अशोक के शिलालेखों की यदि बात की जाए तो अशोक के शिलालेख हैं 14। स्तंभ लेख की यदि बात की जाए तो 7 स्तंभ लेख हैं, यानी पिलर पर जो है लिखवाए गए हैं। गुहालेख की यदि बात की जाए यानी गुफाओं में लिखवाए गए हैं, तो 3 गुहालेख हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों अशोक के 14 शिलालेखों के बारे में हम कल की क्लास में अच्छे से जानेंगे, एक एक शिलालेख के बारे में। जैसे 1-2 शिलालेख के बारे में समझ लेते हैं। तो दोस्तों अशोक का जो पहला शिलालेख है इसमें कहा गया है पशु बलि की निंदा और अहिंसा, साथ ही समस्त प्रजा हमारे पुत्र हैं। यानी अशोक के पहले शिलालेख में कहा गया है कि पशु बलि की जो है हत्या नहीं करनी चाहिए, यानी पशु बलि नहीं देना चाहिए। अहिंसा के मार्ग पर जो है चलना चाहिए। साथ ही जितनी भी हमारी समस्त प्रजा है ये सब हमारे पुत्र के समान है। तो ये अशोक के पहला शिलालेख में जो है कहा गया है। शिलालेख 2 की यदि बात करते हैं तो इसमें पशु चिकित्सा के बारे में और जो दक्षिण राज्यों के उल्लेख है उनके बारे में बताया गया है, जो दक्षिण राज्य थे जैसे चेल, चोल, पांड्य और सतीय पुत्र। तो इन सभी के बारे में दोस्तों हम कल की क्लास में अच्छे से जानेंगे, एक एक शिलालेख के बारे में। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।